स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जो आपके फ्लेमिंगो बुक में जो पोइट्री सेक्शन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम पास है तो इस वीडियो में वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में जो मिल सकते हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, आज देखेंगे। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जो सारे क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। ऑल ओवर पूरी पोइट्री से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है वो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, फर्स्ट में क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66। उस पोइम से ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है और जैसा कि ये 2023 में आ गया था, है ना, इसकी समरी ये क्वेश्चन आया था और इसका सेंट्रल थीम पूछा था इस पोइम का बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये 25 में पूछा था। तो अब आने वाले समय में भी देखो आपके जो पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना रहेगा, 2 में से एक करना रहेगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, मतलब छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं आपको। तो देखते हैं इसको, देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो समरी ऑफ द पोम, इस पोइम की समरी क्या है। माई मदर एट 66 जो पोइम है इसकी समरी क्या है। सेकंड में इसके अथवा में दे रखा है इसका सेंट्रल थीम क्या है, मेन विषय वस्तु क्या है, इस पोइम में क्या बताना चाहा पोइट ने। तो देख तो अपन स्टार्ट करते हैं। द पोम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पोइम किसके बारे में है, जो कमला दास के द्वारा कंपोज की गई है। और कमला दास जो अपनी माँ की कंडीशन को देखती हैं, तो उसको देख के जो वो पेन फील करती है, उसको खोने का डर लग रहा है, उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से अब उसकी माँ की डेथ होने वाली है, तो इस वजह से अपना जो फेमिलियर एक है उसको फील कर रही है। देखो द पोम माई मदर एट 66 बाई कमला दास किसके द्वारा कंपोज की गई है, कमला दास के द्वारा। इज़ अबाउट द पोइट्स लव, जो कवयित्री हैं उसका जो प्रेम है फॉर हर ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ के लिए, एंड हर फियर ऑफ लॉसिंग हर, और उसको खोने का जो डर है उसके बारे में पोइम है। एक तो आप देखोगे तो वो अपनी माँ को देख के कैसे परेशान होती हैं, तो इसमें कवयित्री का लव दिखाया गया है, साथ में उसका जो डर भी दिखाया गया है। अभी पोइम पढ़ी होगी आपने तो उसमें देखा होगा उसका फेमिलियर एक उसको याद आता है, उसकी माँ को खोने का दर्द है वो याद आता है उसको, है ना, तो उसके बारे में ये पोइम। तो होता क्या है देखो, वन डे सी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, एक दिन वो क्या होती है एयरपोर्ट जा रही थी, किसके साथ में, विद हर 66 ईयर ओल्ड मदर, उसकी बूढ़ी माँ है जो 66 साल की हो चुकी है, तो उसके साथ में एक दिन वो एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर लुक्स, उसकी माँ दिखाई देती हैं, पेल पीली पड़ी हुई थी, वीक थी, है ना, टायर्ड बिल्कुल थकी हुई थी, और उसकी कंडीशन कैसे हो रखी थी, जैसे लाइक ए डल विंटर मून, जैसे डल विंटर मून होता है, विंटर का जो मून होता है बिल्कुल कलरलेस होता है, फेडेड होता है, तो उसकी तरह उसकी माँ दिखाई दे रखी थी। यहाँ पे देखो सिमिली का यूज किया गया है। दिस मैक्स द पोइट फील, और जैसे वो अपनी माँ को देखती हैं तो ये चीज़ क्या करती हैं, दिस मैक्स द पोइट फील, तो वो ये चीज़ उस कवयित्री को फील करवाती हैं, क्या हो जाती है वो, सैड हो जाती है वो, स्केर्ड, वो डर जाती है, साथ में वो अपनी माँ को खोने से डर जाती है वो। तो क्या करती है आगे, टू अवॉइड दीज थॉट्स, तो इन थॉट्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए, इनको अपने माइंड से हटाने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर देखती हैं, एंड सीज ग्रीन ट्रीज, हरे भरे पेड़ों को देखती है वो, साथ में हैप्पी चिल्ड्रन, और खुश होते हुए बच्चों को देखती है जो घर से बाहर निकल रहे थे उनको देखती हैं, विच आर फुल ऑफ लाइफ, जो कि ये ग्रीन ट्रीज और हैप्पी चिल्ड्रन क्या थे, विच आर फुल ऑफ लाइफ, जो कि जीवन से भरे हुए थे, जीवन से भरे हुए थे मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे ये। एट द एयरपोर्ट, और जैसे वो उसकी माँ के साथ वो एयरपोर्ट पहुँचती है, सी हाइड्स हर पेन, तो उसकी माँ को खोने का जो डर है, दर्द है उसका, है ना, तो सैड फील कर रही हैं, तो इसको, इस पेन को हाइड करती है कैसे, लास्ट में उसने स्माइल किया था, विद ए स्माइल, एक स्माइल के साथ, एंड सेज गुड बाय, और अपनी माँ से क्या बोलती है कि माँ सी यू सून अम्मा, कि माँ शीघ्र मिलेंगे, ये बात बोलती है। तो इस प्रकार से इस पोइम का सेंट्रल थीम के रूप में देखें तो इसमें क्या बताया गया है, द पोम, ये जो कविता है, शोज, ये दिखाती है लव, लव ओल्ड एज, देखो उसकी बेटी का जो प्रेम है माता का, माँ के प्रति, उस लव को दिखाया गया इस पोइम में। ओल्ड एज को दिखाया गया कि बूढ़ापा एक दिन सभी को आना है, जैसे उसकी माँ बूढ़ी हो रही है। एंड द फियर ऑफ सेपरेशन, और जो अलग होने का जो डर है उसको भी इस पोइम में दिखाया गया है,
कि जैसे कमला दास है, कवयित्री हैं, अपनी माँ से अलग होने से, जैसे किसी माँ बूढ़ी हो चुकी है तो वो सोच रही है एक दिन मेरी माँ मेरे से अलग हो जाएगी, तो यहाँ पे उसका डर भी लग रहा है, उसको सेपरेशन का डर भी दिखाया गया है। तो इस पोइम का मेन थीम के रूप में बात करें तो इसमें लव दिखाया गया है पोइम में, ओल्ड एज के बारे में बताया गया है, साथ में फियर ऑफ सेपरेशन की बात की गई है इसमें। इट ऑल्सो सोज, ये भी दिखाती है दैट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और जीवन की जो सच्चाई है कि बूढ़ापा एक दिन सभी को आना है, डेथ सभी की होनी है, उस चीज़ को भी दिखाती है पोइम। तो देखो दैट एवरी वन बिकम्स ओल्ड वन डे, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन बूढ़ा होगा, एंड सेपरेट्स फ्रॉम दियर लाउड वन, और उनका जो भी कोई भी लाउड वन जो भी चाहने वाला होगा उससे ज़रूर अलग होगा। वो सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, ठीक है ना, डिपार्ट होना। तो देखो इस पोइम में क्या बताया गया है, उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बताया उसने, साथ में मुख्य रूप से इस पोइम में क्या बताया गया है कि उसकी बेटी का जो प्रेम है माँ के प्रति उसको दिखाया गया है, और उसको खोने का जो डर है उस चीज़ को दिखाया गया है इसमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समरी वाला क्वेश्चन, सेंट्रल थीम वाला क्वेश्चन याद रखना है। अगर आप कैसे आए कि ये जो माई मदर 866 पोइम है इस पर क्रिटिकल नोट लिखो, क्रिटिकल नोट लिखने के लिए आए, इस पोइम के बारे में आप क्या जानते हो उसके बारे में एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखो, तो भी अपन को आंसर ये लिख सकते हो आप। आपको बोल दें कि अबाउट पोइम लिखो, इस पोइम के बारे में आप क्या जानते हो, तो भी आपको आंसर ये लिख सकते हो इसका, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखना है अच्छे से आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में सेकंड पोइम दे रखी है, और उस पोइम का नाम है कीपिंग क्वाइट। उसका क्या नाम दे रखा है, कीपिंग क्वाइट है, पैब्लो नेरुडा के द्वारा रचित है ना, कंपोज की गई है। तो उस पोइम से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वॉर्स युद्ध मेंशन इन द पोइम, जो इस कविता में कीपिंग क्वाइट पोइम में जो मेंशन किए गए हैं। देखो पोइट जैसे बोल रहा था अपन से कि आपको कुछ समय तक शांत रहना है, अपने भुजाओं को नहीं फैलाना है, आप जो युद्ध की तैयारी कर रहे हो तो उन युद्ध को भी रोकना है। और जैसे कि आप कौन कौन सी युद्ध की तैयारी कर रहे हो, ग्रीन वॉर, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ऐसा मेंशन किया था उसने। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछा है कि इस पोइम में कितने प्रकार के वॉर हैं उसको मेंशन किया गया है ना, कितने प्रकार के वॉर बताएं जो पोइम में मेंशन है। साथ में भी पूछा है कि व्हाट इज़ द नेरुडाज एटीट्यूड टुवार्ड दिस वॉर, और ये जो युद्ध हैं तो इनके प्रति नेरुडा जो पेब्लो नेरुडा है उसका क्या नज़रिया है ना, एटीट्यूड क्या है। तो देखो आंसर, तो यहाँ तीन प्रकार के वॉर बताएं, तो क्या है देखो, इन द पोम, इस पोइम में द पोइट टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स, कवि है वो अलग अलग प्रकार के युद्ध की बात करता है। कौन कौन से हैं, लाइक जैसे ग्रीन वॉर की बात की है उसने, है ना। वॉर विद गैस वाले युद्ध की बात की है। वॉर विद फायर, है ना, आग के साथ जो युद्ध लड़े जाते हैं उनकी बात की है। यहाँ पे ग्रीन वॉर का मतलब क्या है कि ऐसे युद्ध जो नेचर को डैमेज करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं, उनको ग्रीन वॉर बोला है यहाँ पे। वॉर विद गैस का मतलब क्या है, केमिकल वॉर्स, जो बहुत सारे रासायनिक वगैरह जहरीले गैसों के माध्यम से युद्ध लड़े जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया है। तो वॉर विद गैस इसको बोला है। बॉम्ब वगैरह के माध्यम से जो युद्ध वगैरह लड़े जाते हैं तो उसको यहाँ पे वॉर्स विद फायर बोला है। देखो न्यूक्लियर और डेंजरस वेपन वॉर, तो उसके साथ जो युद्ध लड़े जाते हैं उनके बारे में। तो ये तो तीन प्रकार के वॉर जो इस पोइम में मेंशन किए गए थे वो हैं। अब अपन से एक अगला क्वेश्चन और पूछा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि पेब्लो नेरुडा का इन वॉर्स के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो क्या चाहता है। द पोइट डज नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वॉर, कवि ने जो पेब्लो नेरुडा है उसने क्लियरली बताया था कि अपन को ये युद्ध वगैरह बंद करने चाहिए और अपने भाइयों के साथ में घूमना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। द पोइट डज नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वॉर, तो पोइट है वो किसी प्रकार के वॉर को सपोर्ट नहीं करता है। ही वॉन्ट्स पीपुल, वो तो व्यक्तियों से चाहता है टू स्टॉप फाइटिंग, तो उनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो जो फाइटिंग कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। ही बिलीव्स, वो तो ये विश्वास करता है दैट वॉर्स ओनली ब्रिंग पेन एंड डेथ, कि जो युद्ध हैं, आप युद्ध लड़ रहे हो तो ओनली ये क्या लाते हैं, पेन लाते हैं, दर्द लाते हैं, और इसमें विनाश ही होता है, मृत्यु होती है व्यक्तियों की। ही वॉन्ट्स, वो तो चाहता है पीस, लव, अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपुल, कि व्यक्तियों के बीच में क्या होनी चाहिए, आपस में शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और आपस में समझ होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ, ठीक है। तो इनकी बात करता है वो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, तो आपको याद रखना है। और कौन सी पोइम से था है, कीपिंग क्वाइट से। नेक्स्ट आप देखोगे स्टूडेंट कि जो भी प्रत्येक क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है और वेरी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, आप उसको अच्छे से, आप भी उसका अर्थ कर सकते हो और अच्छे से याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। और सारे जो क्वेश्चन आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको वो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपके सिलेबस में एक पोइम दे रखी है, थर्ड नंबर की पोइम दे रखी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, जॉन कीट्स की है। किसकी है? जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई है। तो इसमें क्या पूछा है अपन से, इस पोइम की समरी क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, या आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इसके बारे में क्रिटिकल नोट लिखो, इसके बारे में, पोइम के बारे में आप क्या जानते हो, तो अपन को यही आंसर लिखना है। अब ऑल ओवर इस पूरी पोइम में बताया क्या गया है वो देखते हैं। जॉन केट्स ने क्या किया है, कुछ सुंदरता की वस्तुएं हैं, उनके नेम बताया है, साथ में उसके क्या फ़ायदे हैं, उनकी ब्यूटी हमेशा कैसे बढ़ती रहती है उसके बारे में बताया है। तो देखो द पोम, ये जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदरता की वस्तु, इज टेकन फ्रॉम ए लॉन्ग पोइम कॉल्ड एंडीमियन रिटन बाय जॉन केट्स। इसका मतलब क्या है कि जॉन केट्स की जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये उसकी एक लॉन्ग पोइम है, उसका एक पार्ट है ना। उसकी लॉन्ग पोइम का क्या नाम है? एंडीमियन। उसकी लॉन्ग पोइम का क्या नाम है? एंडीमियन। इसका एक पार्ट है, ये आपकी जो सिलेबस में दे रखी है ना उसका एक पार्ट है। तो ये कहाँ से ली गई है? इज टेकन, ये ली गई है फ्रॉम ए लॉन्ग पोइम, एक लंबी कविता से ली गई है जिसको क्या बोला गया है? एंडीमियन। और ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? जॉन केट्स के द्वारा। इन दिस पोम, जो अपने सिलेबस में जो पोम दे रखी है, इस पोइम के अंदर द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, की सुंदर वस्तुएं, जैसे जैसे सन है, मून है, ट्रीज हैं, डेफोडिल फ्लावर्स हैं, नरगिस के फूल वगैरह, एंड रिवर्स ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस, ये हमेशा क्या करते हैं? सुंदरता की वस्तुएं हमें हमेशा हैप्पीनेस देती हैं, खुशियाँ देती है। एंड फिल्स आवर हार्ट्स, और हमारे हृदय को भर देती है। विद होप, आशा के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में हमारे हार्ट को भर देती है। देयर ब्यूटी नेवर एंड्स, और ये जो सुंदरता की वस्तुएं हैं, इनकी सुंदरता क्या नहीं होती है? कभी ख़त्म नहीं होती है। नेवर मतलब कभी भी नहीं होती है, एंड्स मतलब अंत नहीं होता है इनका। दे गिव्स अस पीस, वो हमें शांति प्रदान करती है, कंफर्ट प्रदान करती है। व्हेन वी आर सैड और अपसेट, जब हम परेशानी में होते हैं, उदास होते हैं, अपसेट होते हैं, तो ये हमें पीस देती हैं, कंफर्ट देती है। ठीक है। दे रिमूव आवर पेन एंड सफरिंग्स, ये सुंदरता की वस्तुएं हमारे पेन हैं, सफरिंग हैं, दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, इनको रिमूव करती है ना। द पोइट ऑल्सो सेज, जो कवि बोलता है ये भी बोलता है कि देखो सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल और फ्लावर, रिवर वगैरह, इनके अलावा उसने कुछ सुंदरता की वस्तुएं और कौन सी बताई हैं? द स्टोरीज ऑफ ब्रेव पीपुल, जो अपने फ्रीडम फाइटर हैं, जो साहसी व्यक्ति हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो भी सुंदरता की वस्तुएं मानी हैं। आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, उनको भी सुंदर बताया उन्होंने। एंड गिव्स अस इंस्पिरेशंस, और ये क्या करती है? हमें प्रेरणा, मोटिवेशन देती है कहानियाँ। ठीक है। इन द एंड, और अंत में, ही सेज, वो कहता है, दैट ब्यूटी इज लाइक ए फाउंटेन, की सुंदरता है वो एक फाउंटेन की तरह है। दैट ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस एंड पीस, जो हमें हमेशा हैप्पीनेस देती रहती है, खुशियाँ देती रहती हैं, और पीस देती है। पीस का मतलब क्या है? शांति देती रहती है। ठीक है ना। तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी से क्वेश्चन था, जिसमें उस पोइम में क्या बताया गया है, टोटली पूरी पोइम में उसकी समरी क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, क्रिटिकल नोट लिखो उस पर, है ना, तो उसका आंसर अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंट जेनिफर्स टाइगर, जो आपके लास्ट पोइम दे रखी है उससे है। तो देखो उसमें क्या बताया गया है। आंट जेनिफर है, उसकी ऊपर शादी के बर्डन है, तो वो कहीं नहीं, उसके पास फ्रीडम नहीं है, तो टाइगर को इमेजिन करती है और उनको एक पर्दे पे बनाती हैं। तो यहाँ पे टाइगर्स की लाइफ के बारे में बताया गया है, वो टाइगर कैसे हैं, टाइगर को कैसा दिखाया उसने, तो उसको लेके क्वेश्चन है। तो देखो आप 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, तो तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, हाउ डज डेनिजेंस एंड शिवालिक, ये 2 शब्द दे रखे हैं। डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी, ठीक है, और शिवालिक का मतलब होता है जब कोई शौर्यता से चलता है, ब्रेव की तरह चलता है, तो सब उसको बोलते हैं। तो ये 2 शब्द हैं, कैसे ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाते हैं, ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, जो टाइगर हैं उनके एटीट्यूड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसमें पूछा, तो कुल मिला के यही है कि हमें टाइगर के बारे में बताना, उन टाइगर को कैसा बताया गया है यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट जेनिफर्स टाइगर, जो आंट जेनिफर की टाइगर जो बना रही हैं, तो उस टाइगर को कैसा बताया, विशेष कैसे बताया उसको, है ना, उनकी क्या विशेषता बताइए, वे स्पेसिफिक विशेषता लिखनी है। तो मतलब कहने का मतलब उन टाइगर को कैसे दिखाया वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ आंट जेनिफर क्रिएटेड हेयर टाइगर्स, यहाँ पे मतलब इस पोइम में आंट जेनिफर ने उन टाइगर को कैसा दिखाया है, हाउ मतलब कैसा दिखाया है, तो वही टाइगर की विशेषता लिखनी है इसमें भी। व्हाट ट्रेट्स ऑफ टाइगर्स डू दे
रिवील, और वो कौन से ऐसे गुण हैं, ट्रीट्स का मतलब होता है गुण, तो ऐसे कौन से गुण हैं, विशेषताएं जो टाइगर की यहाँ पे रिवील की गई है। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, तो कौन सी विशेषता बताइए। तो कहने का मतलब इस तीनों क्वेश्चन का एक ही सार है, और एक सार क्या है कि अपन को टाइगर की विशेषता बतानी है कि इस पोइम में टाइगर्स को कैसे दिखाया गया है। देखो देखते हैं। द वर्ड डेनिजेंस एंड शिवालिक हेल्प हस, हमारी सहायता करते हैं, अंडरस्टैंड द टाइगर्स प्राउड एंड फियरलेस नेचर, जो टाइगर्स हैं, जो भाग हैं, उनके प्राउड और फियरलेस जो नेचर है, वो किसी से डरते नहीं हैं, बढ़िया गर्व से चलते हैं, उस नेचर को दिखाते हैं दोनों शब्द अपने को। इट डेनिजेंस मीन्स द टाइगर आर द ट्रू रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। डेनिजेंस का मतलब क्या है, निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं टाइगर, वो जंगल के सच्चे निवासी हैं, है ना। दे आर फ्री, वो बिल्कुल फ्री हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ पे किसी से डरते नहीं है वो, है ना। दे आर फ्री, वो फ्री है बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, किसी से डरते नहीं है वो। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, जंगल के ट्रू निवासी हैं, मतलब ट्रू रेजिडेंट है, मतलब वास्तविक रहने वाले व्यक्ति है, वो किसी से डरते नहीं है वहाँ पे, है ना। फ्री है, स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे वो। जबकि शिवालिक मीन्स, शिवालिक का मतलब क्या होता है, टाइगर्स आर ब्रेव, कि टाइगर्स हैं वो डरते नहीं है, ब्रेव हैं वो, एंड नोबल, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से रहते हैं, नोबल नेक है वो, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों शब्द टाइगर के बारे में बता रहे हैं अपन को। दीज वर्ड शो, ये दोनों शब्द अपन को दिखाते हैं दैट टाइगर्स आर फियरलेस, कि टाइगर बिल्कुल निडर हैं, डरते नहीं हैं, बोल्ड हैं वो, है ना, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है बिल्कुल, है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र है बिल्कुल, स्वतंत्र हैं, प्राउड फील करते हैं वहाँ पे, वो करेजियस हैं, साहसी हैं, किसी से डरते नहीं है वो। इस प्रकार से टाइगर को दिखाया गया। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछा था कि टाइगर के बारे में क्या बताया इस पोएम में, उनकी विशेषता क्या बताई है, कैसे टाइगर को दिखाया है। दे लिव कॉन्फिडेंटली, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रहते हैं वहाँ पे, एंड आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और बिल्कुल पावर से, बिल्कुल शक्ति से भरे हुए हैं वो। पावर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, बिल्कुल पावर से भरे हुए हैं वो, किसी से डरते नहीं है वो। तो इस प्रकार से आंट जेनिफर की पोइम थी, उसमें टाइगर्स को दिखाया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर के बारे में स्पेसिफिक डिटेल क्या आई है उसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके, एक 4th नंबर की पोइम दे रखी है, अ रोड साइड स्टैंड, उसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अक्सर आपने देखा होगा कि रोड पे चलते हो आप, हाईवेज वगैरह पे, तो वहाँ पे साइड में दुकानें बनी रहती है, तो वो व्यक्ति वहाँ पे दुकान में अपने वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह डाल के बेचते रहते हैं, और कहाँ से चाहते हैं कि कोई शहर के व्यक्ति यहाँ रुके और हमसे ही खरीदे, हमारे जो भी गुड्स हैं उनको खरीदे, लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ पे रुकता नहीं है। तो उनके पेन को दिखाया गया इस पोइम में, है ना, उनके दर्द को दिखाया गया है कि शहर वाले कैसे निकल जाते हैं वहाँ से। तो क्वेश्चन में अपन से ये पूछा है कि ये जो पोइम है, अ रोड साइड स्टैंड जो पोइम है, इसकी समरी क्या है या इसका सेंट्रल थीम क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपके आ जाए कि इसका क्रिटिकल नोट क्या है, इसके ऊपर क्रिटिकल नोट लिखो, आलोचनात्मक टिप्पणी लिखो इस पोइम के बारे में, तो भी अपन को आंसर यही लिखना है। या आपके क्वेश्चन आ जाए कि अबाउट पोइम, आप पोइम के बारे में क्या जानते हो, तो भी आंसर अपन को इस पोइम से संबंधित यही लिखना है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में देखो इसमें क्या बताया गया है, अपन पढ़ते हैं आगे। द पोम अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा कंपोज की गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। टॉक्स, ये बात करती हैं अबाउट सैडनेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ पोअर विलेजर्स, जो गरीब गांव वाले हैं उनकी उदासी को और स्ट्रगल के बारे में बताती है ये। हूँ ओपन ए स्मॉल शॉप नियर द रोड, जो रोड के साइड में उसके पास में एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, और कैसे वो स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे, कैसे बैठे रहते हैं, और कैसे वहाँ कोई नहीं रुकता है, तो उनकी उदासी को दिखाती है। तो कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये पोइम उनकी मिजरेबल कंडीशन को दिखा रही है। मिजरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, उनकी दयनीय दशा को दिखा रही है। ठीक है, उनकी मिजरेबल कंडीशन को शो कर रही है पोइम। ठीक है। दे सेल फ्रूट्स, वो फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह सेल करते हैं वहाँ पे। एंड होप, और ऐसी आशा करते हैं दैट रिच पीपुल इन कार्स, जो अमीर व्यक्ति हैं जो गाड़ियों में निकलते हैं, विल स्टॉप, वो रुकेंगे, एंड बाई फ्रॉम देम, और उनसे उनके जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको खरीदेंगे, ऐसा सोचते हैं, ऐसे होप में बैठे रहते हैं वहाँ पे। बट द रिच पीपुल, लेकिन वो जो अमीर व्यक्ति हैं, डोंट स्टॉप, वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, है ना, कोई वहाँ पे रुकता कोई भी नहीं है, उनके दर्द को कोई भी नहीं समझता है। सम इवन से, यहाँ तक कि अगर कोई रुकता है ना, सम इवन से, तो कुछ तो यहाँ तक बोलते हैं द स्टैंड लुक्स अगली, और कोई रुकता है तो बोलता है कि इन्होंने ये जो हाईवे पे स्टैंड बना रखा है कि कितना भद्दा बना रखा है, अगली का मतलब होता है भद्दा। एंड स्पॉइल द व्यू, और यहाँ का जो नज़ारा है उसको क्या कर रखा है, बिगाड़ रखा है इन लोगों ने। तो एक प्रकार से वही कंप्लेन करने के लिए रुकते हैं वहाँ पे।
दिस मैक्स द पुअर विलेजर्स सैड, तो ये चीज़ और उनको बहुत ज़्यादा उदास कर देती है। एक तो उनसे कोई चीज़ खरीद भी नहीं रहे हैं ये, साथ में उनको और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के जो व्यूज़ को, सिनेरियो को ख़राब कर रखा है, स्टैंड बहुत भद्दा है। तो इससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वॉन्ट टू अर्न मनी, क्योंकि वहाँ अपने गुड्स वगैरह अपने सामानों को बेच के पैसे कमाना चाहते हैं, एंड इम्प्रूव दियर लाइव्स, और उनकी जो लाइफ है उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रुकते ही नहीं है वो। इस प्रकार से पोइट इस कविता में क्या बोलता है, द पोइट ऑल्सो सेज, कवि ये भी बोलता है दैट द गवर्नमेंट एंड लीडर्स प्रोमिस टू हेल्प पुअर पीपुल, कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, और जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, इन गरीब व्यक्तियों से हेल्प के लिए प्रॉमिस भी करते हैं, बट डू नथिंग रियल, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं इनसे, ठीक है ना। दे डोंट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजेस, गांव वालों की प्रॉब्लम को समझते नहीं है ना। तो इस प्रकार से फेक प्रॉमिस करते हैं और वादों को पूरा करते नहीं है। तो इस प्रकार से द पोएम टेल्स अस, इस प्रकार से कविता हमें बताती है, क्या बताती है, टू बी काइंड, कि हमें दयालु रहना चाहिए, काइंड होना चाहिए, हेल्प पुअर पीपुल, गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, एंड ट्रू प्रोग्रेस मीन्स हेल्पिंग एवरी वन, नॉट जस्ट द रिच। अगर आप सच्ची प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें हेल्पिंग एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, यूँ नहीं कि अमीर व्यक्तियों को फेवर करे, हमें सभी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो एक प्रकार से इस पोइम में क्या बताया गया है, जो वहाँ गांव में जो दुकान लगा के बैठे हुए हैं रोड के साइड में गांव वाले व्यक्ति, उनकी मिजरेबल कंडीशन को दिखाया गया है इस पोइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन भी वापस इसी पोइम से है, और इस पोइम में क्या बताया गया है, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक। फॉक का मतलब होता है ग्रामीण इलाके के व्यक्ति, जो विलेजर्स हैं, पुअर विलेजर्स हैं, उनके लिए यूज हुआ है ये, जो गांव वाले हैं पुअर विलेजर्स, उनके लिए ये शब्द यूज हुआ है। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, व्हाट वाज द प्ली, प्ली का मतलब होती है विनती, कि उनकी क्या विनती है, ऑफ द फॉक, ग्रामीण व्यक्ति जो रहते हैं वहाँ दुकान लगा के बैठे हुए हैं, तो उनकी विनती क्या है, हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, पुटअप कर रखा है, बना रखा है वहाँ पे, तो उनकी प्ली क्या है, वोट का मतलब क्या होता है, कि प्ली क्या थी, ये पूछा अपन से, उनकी विनती क्या थी। तो विनती क्या थी कि काश कोई शहर वाले हम यहाँ पे रुके और हमसे हमारे सामान हैं, गुड्स हैं, उनको खरीदे, ये उनकी विनती है, ताकि हम भी पैसे कमा सके, ठीक है। इसके तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो, व्हाट डिड द पुअर विलेजर्स वांट फ्रॉम द रिच सिटी पीपल। सेकंड क्वेश्चन में है कि ये जो व्हाट डिड द पुअर विलेजर्स, ये गरीब गांव वाले हैं, ये सिटी के व्यक्तियों से, अमीर सिटी के व्यक्तियों से क्या चाहते हैं, वही चाहते हैं कि वो यहाँ पे रुके, एक प्रकार की वही विनती है उनकी। तो क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे आए, दोनों का आंसर अपन को ऐसे ही लिखना है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन बात वही पूछी है अपन से, ठीक है। तो देखते हैं, द पुअर पीपुल, वो गरीब व्यक्ति हु कैप्ट द रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हुए हैं, वांटेड, वो चाहते हैं, द रिच सिटी पीपुल टू स्टॉप देयर कार, कि वो सिटी के जो व्यक्ति हैं, टू स्टॉप देयर कार्स, उनकी कारों वगैरह को रोके, एंड बाई थिंग्स फ्रॉम देयर शॉप्स, और उनकी जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनसे उनकी चीज़ों को खरीदे, थिंग्स का मतलब वस्तुओं को खरीदे। दे होप्ड, वो ऐसी भी आशा करते हैं वो, टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो इस होप में बैठे हुए हैं कि हम भी पैसे कमाएंगे, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाएंगे, बाय सेलिंग वेजिटेबल्स वगैरह को सेल करके, है ना, वेजिटेबल वगैरह को सेल करके वो भी कुछ पैसे कमाएंगे। दे वांटेड, वो चाहते हैं, द रिच पीपुल टू नोटिस देम, कि जो गरीब अमीर व्यक्ति हैं ये क्या करें, उनके ऊपर ध्यान दे, है ना, उनके ऊपर ध्यान दे, और साथ में क्या करे, ध्यान दे के उनसे जो चीज़ें हैं वो खरीदे, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करें, है ना, हेल्प देम लिव अ बेटर लाइफ, ताकि उनके पास पैसे आएंगे तो भी अच्छे से जी सकेंगे। तो कुल मिला के अपने गुड्स वगैरह, अपने थिंग्स वगैरह को बेचना चाहते हैं कि शहर वाले व्यक्ति यहाँ पे रुके, ठीक है। द विश्ड, और वैसी कामना करते हैं, द रिच पीपुल वुड हेल्प देम, और ऐसी विनती भी हैं उनकी कि शहर वाले यहाँ पे रुके, हमसे चीज़ें खरीदे, ताकि ये हमारी सहायता कर सके। रिच पीपुल वुड हेल्प देम, उनको वो उनकी सहायता कर सके, एंड नॉट इग्नोर देम, और इनकी विनती ये भी है कि साथ में वो इनको इग्नोर भी ना करे। इग्नोर करना मतलब होता है उनकी उपेक्षा भी ना करे, यहाँ पे रुके और हमसे हमारे थिंग्स वगैरह वो खरीदे, ये उनकी विनती है। क्वेश्चन देखते हैं अपन आगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट पोइम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इसमें पोइम की समरी पूछी है आपसे, कीपिंग क्वाइट पोइम है उसकी समरी पूछी है। साथ में क्वेश्चन दे रखा है सेंट्रल थीम बताओ, इसका मेन भाव क्या है इसका कीपिंग क्वाइट पोइम का, या क्रिटिकल नोट पूछे तो आपको आंसर यही लिखना है। ऑल ओवर इस पूरी पोइम में बताया क्या गया है देखो। द पोइम कीपिंग क्वाइट, ये जो पोइम है कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा, किसके द्वारा कंपोज की गई है, पेब्लो नेरुडा के द्वारा कंपोज की गई है। गिव्स द मैसेज, ये एक संदेश देती है ऑफ पीस एंड साइलेंस, शांति का मैसेज देती है, साथ में खामोश रहना चाहिए अपन को, उसका मैसेज देती है। तो यहाँ पे ये शांति और खामोशी का मतलब क्या है, अपने कार्यों में ब्रेक लेने से है कि व्यक्ति आज अपने कार्यों में लगा हुआ है तो अपने कार्यों को रोक के थोड़ा उनका एनालिसिस करना चाहिए, उसको बताया गया है इसमें। द पोइट आस्क्स एवरीवन, कवि हैं वो प्रत्येक व्यक्ति से बोलता है टू स्टॉप टॉकिंग, कि कुछ समय के लिए आपको क्या करना है, बातचीत करना बंद करना है। मूविंग, जो आप अपने कार्य में बढ़ रहे हो आगे उसको रोकना है। फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए। कवि है वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि परमानेंटली आप अपने कार्य को बंद कर दो, है ना, तो ऐसा आपको पैसिव नहीं बनाना चाह रहा है, कुछ समय के लिए आपको अपने कार्यों को बंद करना है, रोकना है। दिस, और जब आप कुछ समय के लिए अपने कार्यों को में थोड़ा ब्रेक लोगे तो दिस क्वाइट मोमेंट, तो ये जो बिल्कुल शांत सा, ये शांत जो क्षण होगा, विल हेल्प पीपुल, ये व्यक्तियों की सहायता करेगा टू थिंक अबाउट देयर एक्शन, व्यक्ति अपने कार्यों के बारे में सोच सकेंगे। एंड अवॉइडिंग फाइटिंग्स, और जो व्यक्ति फाइट करने में लगे हुए थे वो भी रुकेंगे, तो फाइट वगैरह को अवॉइड कर सकेंगे और व्यक्ति अपने कार्यों के बारे में, बेटर रिजल्ट के बारे में और सोच सकेंगे। ही वॉन्ट्स अ वर्ल्ड, वो पेब्लो नेरुडा है एक ऐसा संसार चाहता है विदाउट वॉर, जहाँ पे कोई युद्ध वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई विनाश वगैरह नहीं हो, है ना, बिल्कुल हेट नहीं हो, व्यक्तियों में नफरत वगैरह की भावना नहीं हो, ऐसा संसार चाहता है वो। द पोइट बिलीव्स, कवि ये बिलीव करता है दैट बाय स्टेइंग साइलेंट, कि जब अपन बिल्कुल शांत रहेंगे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, तो हम अपने खुद को, अपने स्वयं को अपन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एंड अदर्स बेटर, यहाँ तक कि दूसरों को भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। द मेन आइडिया, जो इस पोइम का मेन आइडिया है, आइडिया इज़ दैट, यह है कि साइलेंस और कामनेस, कि खामोशी और शांति कैन ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, कि आप शांत रहते हो कुछ समय के लिए, शांत पीस बनाए रखते हो, शांति बनाए रखते हो, तो ये चीज़ संसार के लिए शांति लाएगी, पीस लाएगी। दुस, इस प्रकार ही टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, इस प्रकार से वो किसकी आवश्यकता की बात करता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट इस शब्द, इस पोइम का एक की वर्ड है जिसका मतलब होता है जब व्यक्ति अपने कार्यों का एनालिसिस करता है, स्वयं का आत्मचिंतन करता है, मनन करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कुछ समय रुक के अपने कार्यों के बारे में सोचता है, तो उसको बोलता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद का निरीक्षण करना। तो इस पोइम में किसके बारे में बताया गया स्पेशली, कि व्यक्ति को खुद के बारे में, खुद के कार्यों के बारे में सोचना चाहिए, तो उसकी आवश्यकता के बारे में बताया गया है। एंड क्रिएटिंग, अगर आप कुछ समय तक ऐसे रुकते हो तो इससे क्या होगा, क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, और इससे क्या होगा कि मानव हैं उनके बीच में आपसी समझ की एक भावना बढ़ेगी, व्यक्ति एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ कब पॉसिबल हो पाएगी, जब व्यक्ति कुछ समय तक अपने कार्य को ब्रेक लेंगे और कुछ समय तक रुकेंगे, तब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो इस पूरी पोइम में ये बताया गया है कि कुछ समय रुक के अपन को अपने कार्यों के बारे में सोचना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए, ताकि बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके, आपसी जो व्यक्तियों में समझ बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर एट 66 से आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितनी बार एग्जाम में आ गया ये। तो इसमें यह है कि उसकी माँ की पेस की तुलना, या उसकी माँ की तुलना जो लेट विंटर मून से की गई है, सर्दी का जाता हुआ जो चंद्रमा होता है उससे जो तुलना की गई है, तो क्यों की गई है। ठीक है, वाई हैज़ द पोइट्स मदर, पोइट की मदर है, बीन कंपेयर्ड, उसकी तुलना की गई है टू द लेट विंटर्स मून, उस सर्दी के जाते हुए चंद्रमा से की गई है। तो ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, सर्दी का जो जाता हुआ चंद्रमा है उसकी विशेषता होती है कि बिल्कुल फेडेड होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं रहती है, कोई चमक नहीं रहती है, और सेम यही सारी विशेषता उसकी माँ में दिख रही है उसको। ठीक है ना, इस वजह से दोनों में कंपैरिजन कर रही है वो। देखो, द मदर हैज़ बिन कंपेयर्ड, जो उसकी माँ की तुलना है उसको कंपेयर किया गया है टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून से किया गया है। बिकॉज सी लुक्स पेल, क्योंकि कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, कमज़ोर हैं, डल हैं, है ना, बिल्कुल कोई ब्राइटनेस नहीं है उसके चेहरे पे। जस्ट लाइक द मून, उसी मून की तरह इन द विंटर सीजन, जैसे विंटर सीजन में जो मून होता है उसकी विशेषता जो होती है, सेम वो विशेषता उसको अपनी माँ में दिख रही है। और कैसे रहता है विंटर सीजन में ये,
मून विच अपेयर्स फेडेड, बिल्कुल फेड, फीका पड़ा हुआ, कलरलेस रहता है, बिल्कुल लाइफलेस रहता है। सेम ये सारी विशेषता उसको अपनी माँ में दिख रही है। तो दिस कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन है शोज, ये दिखाता है दैट द मदर इज ओल्ड, कि उसकी माँ बूढ़ी है, एंड कलरलेस, उसकी माँ कैसी है, बिल्कुल कलरलेस है, कोई ब्राइटनेस नहीं है उसके चेहरे पे, एंड हर लाइफ, और उसकी जो लाइफ है इज स्लोली फेडिंग, धीरे धीरे फीके पड़ती जा रही है, मतलब कोई चमक उड़ती जा रही है, मुरझाती जा रही है वो। जस्ट लाइक द वीक लाइट ऑफ द विंटर्स मून, जैसे विंटर मून, सर्दी का जो चंद्रमा है, उसकी जो चमक बहुत कमज़ोर रहती है, वीक का मतलब कमज़ोर रहती है, उसकी तरह हो रही है उसकी माँ की कंडीशन भी। तो इस वजह से कंपेरिजन किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना, रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से अपने इस वीडियो में इन्वॉल्व किया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर अथिंगो पोइम जो हैं, अथिंगो ब्यूटी जो पोइम है उससे लिया गया है, अक्सर पूछते रहते हैं आपसे इस क्वेश्चन को, बोर्ड में जाने कितनी बार आ गया, देखो ये 15 में भी आया था, 23 में आया, अभी 25 में भी आया था, हो सकता है रिपीट हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोइम का, अथिंगो ब्यूटी का। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, उन वस्तुओं की लिस्ट बताओ जो मेंशन की गई है इस पोइम में। ब्यूटीफुल थिंग्स की जो नेम बताया वो नेम पूछे हैं अपन से इसमें, ठीक है ना। तो ये 3 बार तो पहले बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। या देखो इसके अथवा में एक क्वेश्चन और बना के दे रखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डज किड्स मेंशन एज सोर्स ऑफ जॉय इन हिज पोइम। तो नेचर की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब थिंग्स हैं यहाँ पे, डच किड्स जो जॉन किड्स मेंशन करता है यहाँ पे, अ सोर्स ऑफ जॉय, एक जॉय का एक सोर्स के रूप में दिखाता है उनको इस पोइम में। तो कौन सी है, तो उन वस्तुओं के नेम ही पूछे हैं यहाँ पे भी, कौन कौन सी वस्तुएं, मतलब वस्तु के नेम लिखने हैं अपन को। तो क्वेश्चन ऐसे आए, आंसर ये लिखेंगे अपन, ठीक है। इन द पोइम, इस कविता में अथिंगो ब्यूटी, इस अथिंगो ब्यूटी कविता में जॉन कीट्स टॉक्स अबाउट मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में, अनेक ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में बातचीत करता है, इन नेचर, जो नेचर के अंदर पाई जाती है। दीज आर, और ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं, सन है, मून है, ट्रीज हैं, फ्लावर हैं, डेफोडिल्स फ्लावर, लाइक डेफोडिल्स, रिवर हैं, फॉरेस्ट वगैरह की बात की थी उसने, ग्रीन ग्रास हैं, फॉरेस्ट हैं। तो ये कुछ ब्यूटीफुल चीज़ों के नेम मेंशन किए थे इस पोइम में, उसने बताए थे, ठीक है ना। तो ये वस्तुओं के नेम याद रखने हैं अपन को, भी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो ब्यूटीफुल दिखाई हैं यहाँ पे इस पोइम में। द पोइम सेज, ये कविता बताती है, कहती है दैट कूल सैड इज़ ब्यूटीफुल, कि जो ठंडे ठंडे जो झरने हैं ये भी सुंदर हैं, बिकॉज इट गिव्स कंफर्ट, क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, कंफर्ट देते हैं। द पोइट ऑल्सो टॉक्स, कवि इनके बारे में बात करता है कि जो ब्रेव हीरोज़ हैं अपने, जो साहसी हीरो हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं। विच आर ब्यूटीफुल थिंग्स, वो भी क्या हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, है ना, ब्यूटीफुल वस्तुएं हैं। बिकॉज दे इंस्पायर अस, क्योंकि वो हमें क्या करती है, इंस्पायर करती है। किस प्रकार से, कौन कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ों मेंशन की इस पोएम में, इस आंसर में अपन ने वो देखा। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, मेक अस हैप्पी, हमें खुश कर देती हैं, एंड गिव अस पीस एंड होप, हमें शांति प्रदान करती है, और एक प्रकार की उम्मीद का संचार करती है अपने अंदर, ठीक है ना, होप देती है, एक प्रकार की उम्मीद देती है, आशा देती है अपन को, ठीक है ना। तो इस पोएम में ये नेम बताए थे इनके, तो ब्यूटीफुल थिंग्स के नेम क्या हैं, वो नेम याद रखने हैं आपको, कौन कौन सी नेचर के ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके नेम बताए अपन को, तो वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन अपना अ रोड साइड स्टैंड से है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बचपनी हरकतें, बचपनी इच्छाएं, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा होती है, ठीक है ना, चाइल्डिश मतलब बच्चे जैसी इच्छा। तो व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर टू, यहाँ पे चाइल्डिश लॉन्गिंग जो बचपनी इच्छाएं, ये पोइट ने किसके लिए रेफ़र किया है, और वाई इज़ इट वैन, और इस इच्छा को वैन क्यों बताया है, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, इस इच्छा को व्यर्थ क्यों बताया है यहाँ पे। देखो बचपन इच्छा क्या है यहाँ पे, जो रोड साइड स्टैंड वाले जो अपनी दुकान को लगा के बैठे हुए हैं, और वो यहाँ पे चाहते हैं कि काश कोई शहर के व्यक्ति रुके और हमसे हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको खरीदें, ये उनकी इच्छा है। तो जैसे एक बच्चा जिद करता है ना, वैसे वो जिद लगा के बैठे हुए हैं कि काश कोई आए, काश कोई आए, खिड़कियों के पास मंडराते रहते हैं बेचारे वो, है ना, देखते रहते हैं, ब्रेक की आवाज़ सुनते रहते हैं, भाई कोई काश कोई रुके। तो इस चीज़ को उनकी बचपनी इच्छा बताया है कि काश कोई शहर वाले रुके, तो ये है उनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग। इसको व्यर्थ क्यों बताया है, इसको व्यर्थ बताने के पीछे एक रीज़न है कि जो भी शहर वालों के बारे में वो सोच रहे हैं, वो कोई भी शहर वाले वहाँ पे रुकते नहीं है, उनसे कोई खरीदते नहीं है, तो उनकी इच्छा व्यर्थ ही है, वहाँ कोई रुकता नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर ये है। देखो इन द पोइम, इस पोइम में रोड साइड स्टैंड में द चाइल्डिश लॉन्गिंग मीन्स द इनोसेंट होप ऑफ पुअर विलेजर्स, जो गांव वाले हैं, दुकान वाले हैं, उनकी जो एक इनोसेंट जो उम्मीद है, होप, इच्छा है, उसको दिखाया गया है चाइल्डिश लॉन्गिंग के रूप में। दे सिट एंड
एट दियर स्मॉल रोड साइड स्टैंड शॉप, वो क्या करते हैं अपने छोटे से रोड साइड शॉप के पास बैठते हैं, होप और ऐसी इच्छा करते हैं दैट रिच पीपुल विल स्टॉप, कि जो अमीर व्यक्ति हैं वो यहाँ पे रुकेंगे, एंड बाई समथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कोई चीज़ खरीदेंगे, है ना। बट दिस होप इज़ कॉल्ड वैन, लेकिन इस उम्मीद को पोइट ने क्या बताया, वैन बताया। क्यों बताया, बिकॉज नो वन एक्चुअली स्टॉप्स देयर, क्योंकि वहाँ पे कोई रुकता नहीं है, एंड नन ऑफ देम बाई एनीथिंग फ्रॉम देम, और उनसे कोई भी शहर वाला वहाँ से कोई खरीदता भी नहीं है उनसे। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, मतलब शहर वालों में से कोई भी, बाय एनीथिंग, कुछ भी नहीं खरीदता है, फ्रॉम देम, उनसे कुछ भी नहीं खरीदता है। तो इस प्रकार विलेजर्स होप इज़ नॉट फुलफिल्ड, इस प्रकार से जो गांव वालों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं, इस वजह से इसको व्यर्थ बताया है। और बच्चों जैसे क्यों बताया है इसको, क्योंकि एक तरीके से वो क्या करते रहते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं वहाँ पे, कोई का शहर वाले कोई आएंगे और हमसे कोई चीज़ खरीदेंगे, हमारे फ्रूट्स वगैरह, लेकिन कोई नहीं आता है वहाँ पे ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आंट जेनिफर्स पोएम से है अगला क्वेश्चन, और ये 2024 में आया हुआ है, 2024 में आया था ये। तो देखो इसमें क्या है, What is the suggested by the image massive weight of uncle's wedding band। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो मैसिव, मैसिव का मतलब है भारी, वेट मतलब वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल की शादी का मैसिव वेट है, इस इमेज से क्या समझ रहे हो आप, इससे क्या सजेस्ट कर रहा है ये। यहाँ पे देखो अंकल की शादी को मैसिव वेट क्यों बताया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जैसा कि अपन ने समरी में देखा था कि आंट जेनिफर हैं वो शादी की जिम्मेदारियों से घिरी हुई हैं, शादी के बर्डन से घिरी हुई हैं, है ना। उस जो अंकल है उसके ऊपर अथॉरिटी वाला व्यवहार अपनाता है, वो एक प्रकार से उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो इस प्रकार से शादी के इस बर्डन को उसने मैसिव वेट बताया है। तो देखो आप इस फ्रेज से क्या समझते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये जो फ्रेज है सजेस्ट, ये हमें सुझाव देता है दैट आंट जेनिफर फील्स हर मैरिज, कि आंट जेनिफर हैं अपनी मैरिज को फील करती हैं एज ए हैवी बर्डन, किसकी तरह फील कर रही है वो, हैवी बर्डन की तरह फील कर रही है, एक भारी वजन की तरह फील कर रही है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट हर हस्बैंड कंट्रोल्स हर लाइफ, इसका मतलब ये है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है, एंड सी हैज़ नो फ्रीडम, और उसके पास में कोई फ्रीडम नहीं है। देखो आप बिल्कुल एक लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना तो सिंपली लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, तो आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। द वेडिंग, जो वेडिंग है, वेडिंग रिंग है विच शुड बी सिंबल ऑफ लव, जिसको प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, फील्स हैवी, वो आंट जेनिफर को कैसी लग रही है, बहुत भारी लग रही है, क्योंकि अंकल है एक प्रकार से उसको टॉर्चर करता है। बिकॉज हर मैरिड लाइफ इज़ फुल ऑफ फियर, क्योंकि उसकी शादीशुदा जो लाइफ है वो डर से भरी हुई है, प्रेशर से भरी हुई है, और डोमिनेशन से भरी हुई है। डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रभुत्व, अंकल उस पर बहुत हक जताता है। दिस इमेज शोज, तो ये इमेज अपन को ये दिखाता है हाउ मैरिज हैज़ मेड हर वीक एंड अनहैप्पी, कि ये इमेज हमें क्या दिखा रहा है कि कैसे शादी ने, मैरिज ने उसको बहुत कमज़ोर कर दिया है और बिल्कुल दुखी कर दिया है। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, बहुत सैड कर दिया है उसको, उदास कर दिया है, बिल्कुल वीक बना दिया है उसको, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मैसिव वेट से आप क्या समझते हो, अंकल की वेडिंग का जो मैसिव वेट है उससे क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है माई मदर एट 66 से ही है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से, देखो हाउ डज कमला दास यूज इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूँ। इमेज का मतलब क्या होता है बताओ। इमेज का मतलब होता है कोई तस्वीर, फोटो वगैरह। इमेजरी मतलब होती है कि ऐसी कोई भी लाइन पढ़ रहे हैं जिसको देख के अपने माइंड में कोई तस्वीर बने, उसको बोलते हैं इमेजरी। तो अपन से पोइम में क्या पूछा है कि हाउ डज कमला दास यूज इमेजरी इन द पोइम। इस पोइम के अंदर माई मदर एट 66 जो पोइम है, इसके अंदर कमला दास ने इमेजरी का यूज कैसे किया है। देखो जैसे ही अपन को बताती है उसकी माँ की तुलना करती है लेट विंटर मून से, तो जैसे वो बोलती है तो अपने माइंड में छवि बन रही है कि ऐसा ऐसा चंद्रमा रहा होगा, बिल्कुल ब्राइटलेस, बिल्कुल फीका फेडेड रहा होगा। एक वो बच्चों के बारे में बताती है, ट्रीज़ के बारे में बताती है कि ट्री को देखा उसने, खेलते हुए बच्चों को देखा। तो एक प्रकार से जैसे बता रहे तो अपने माइंड में छवि बन रही कि नहीं बन रही है। तो यही इमेजरी यूज की है अपन से यहाँ पे इस पोइम में। तो अपन से क्वेश्चन यही पूछा है कि कमला दास ने इस पोइम में इमेजरी कैसे यूज की है, ठीक है। देखो कमला दास यूजेज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर इमेजरी टू शो हर इमोशंस इन द पोइम। पोइम में अपने इमोशन दिखाने के लिए कमला दास ने एक बिल्कुल स्पष्ट और स्ट्रॉन्ग इमेजरी यूज की है। सी कंपेयर्स हर ओल्ड मदर्स पेस, वो अपनी बूढ़ी माँ के पेस की तुलना किससे करती है, टू अ लेट विंटर्स मून, सर्दी के जाते हुए चंद्रमा से करती है। टू शो हर पेल एंड वीक कंडीशन, क्या करने के लिए, उसकी पेल पीले पड़ा हुआ जो चेहरा है और वीक कंडीशन है, इस चीज़ को दिखाने के लिए वो लेट विंटर मून से उसकी तुलना करती है।
द इमेज ऑफ डजिंग ओपन माउथड, उसकी माँ बिल्कुल मुंह खोल के और ऊँग रही है, डजिंग कर रही है ना। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, शोज, है ना। मदर शोज टाइटनेस, ये किसको दिखाया गया है, उसकी माँ की जो टाइटनेस है, थकावट है, थक गई है बिल्कुल वो, और एजिंग, वो जो बूढ़ी हो चुकी है, उस चीज़ को दिखा रही है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अपन बात करें तो और कौन सी इमेजरी दिखाती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो जो पेड़ हैं यंग, जो बिल्कुल स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, है ना, और स्पिलिंग आउट, और बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया है, बच्चों को घर से बाहर निकलता हुआ दिखाया है। तो इमेजरी है ये। शो, ये क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी को दिखा रहे हैं, यूथ एंड लाइफ को दिखाया गया है कि कैसे वो एनर्जेटिक हैं, अभी भी बिल्कुल जवानी से भरे हुए हैं। तो दीज इमेज क्रिएट्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। इस प्रकार से ये जो इमेज हैं, इमेजेस हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार सा विरोधाभास क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं लाइफ और डेथ के मध्य, यूथ एंड ओल्ड एज, जवानी और बुढ़ापे के मध्य। देखो उसकी माँ बूढ़ी है, जबकि बच्चों को खुश होते हुए दिखाया गया था, एक प्रकार से कॉन्ट्रास्ट यूज हुआ है यहाँ पे। थ्रू दिस इमेजरी, उस इमेजरी के माध्यम से द पोइट एक्सप्रेसेस हर सैडनेस, वो क्या कर रही है, अपनी उदासी को एक्सप्रेस करती हैं, फियर को एक्सप्रेस करती हैं, लव फॉर हर मदर, उसकी माँ के लिए उसका जो प्रेम है उसको दिखाती है ना, एक्सप्रेस करती है इस इमेजरी के माध्यम से। ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कैसे इमेजरी यूज की है, मैंने बताया आपको इमेजरी क्या होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, ये कीपिंग क्वाइट जो पोइम है उससे आया है। और ये क्या है, देखो क्वेश्चन अपन से पूछा है, उस पोइम में एक फ्रेज आया था, और फ्रेज क्या है, एक्सोटिक मोमेंट से आप क्या समझते हो। तो बिल्कुल, आप एक्सोटिक मोमेंट क्या होता है, एक्सोटिक का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाला, अनोखा, है ना। मोमेंट मतलब क्षण, एक अनोखा क्षण होगा, वो आश्चर्यचकित कर देने वाला क्षण होगा। तो कौन सा क्षण आश्चर्यचकित वाला होगा, जैसे पैब्लो नेरुडा ने बताया था कि अगर आप कुछ समय तक अपने कार्यों को रोकते हो, शॉर्ट ब्रेक लेते हो, तो आप बिल्कुल जो शांति फील करोगे ना, उस पल को यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्सोटिक मोमेंट बताया गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार और अच्छे से। व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब है बाय एक्सोटिक मोमेंट, ये अनोखा पल से क्या मतलब है, एंड हाउ कैन अ मैन अचीव इट, और एक व्यक्ति कैसे इसको अचीव कर सकता है, ये क्वेश्चन है एक। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सोटिक जो मोमेंट है, इस फ्रेज को एक्सप्लेन करो, किसके संदर्भ में, इस पोइम के संदर्भ में। तो आपसे कुल मिला के पूछा है कि एक्सोटिक मोमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। हेयर, यहाँ पे एक्सोटिक मोमेंट, जो एक्सोटिक मोमेंट है, स्टैंड्स फॉर ए रेयर और स्पेशल मोमेंट ऑफ पीस एंड क्वाइट। बिल्कुल शांति का जो एक विशेष और रेयर मोमेंट है, उसको यहाँ पे एक्सोटिक मोमेंट बताया गया है। व्हेन एवरीथिंग इज काम एंड स्टिल, जब प्रत्येक चीज़ बिल्कुल शांत रहती है, स्टिल, स्थिर रहती है, तो जो शांति बनी रहती है, उस मोमेंट को यहाँ पे एक्सोटिक मोमेंट बताया है। अ मैन कैन अचीव दिस एक्जोटिक मोमेंट, और एक व्यक्ति इस एक्जोटिक मोमेंट को अचीव कर सकता है बाय स्टॉपिंग ऑल हिज एक्टिविटी फॉर सम टाइम। तो कोई व्यक्ति इसको कैसे अचीव कर सकता है कि अपनी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको उसको क्या कर सकता है, उसको रोक के, कुछ समय के लिए रोक के, इस मोमेंट का वो एंजॉय कर सकता है, इसको प्राप्त कर सकता है। बीइंग साइलेंट, वो साइलेंट रह के, थिंकिंग डीपली अबाउट हिमसेल्फ, है ना, कुछ समय तक शांत रह के खुद अपने बारे में वो डीपली सोचे, एंड अदर्स, दूसरों के बारे में सोचे, अपने म्यूचुअल्स पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचे वो। दिस हेल्प्स, और ये चीज़ सहायता करेगी टू ब्रिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, आपके जीवन में पीस आएगी, शांति आएगी, और लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है ना। तो उसके बारे में बताया अपन को। तो यहाँ पे अपन से ये पूछा था कि एक्सोटिक मोमेंट से आप क्या समझते हो, एक्सोटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, जो अभी अपन ने आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोएम है उसके बारे में देखा था, तो उसकी समरी क्या है। देखो दोस्तों, एक तो आपको क्या करना है, प्रत्येक पोएम की समरी, सेंट्रल थीम याद रखना है आपको। अक्सर है ना, 5 पोएम है, उनकी पांचों की समरी को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको समरी, सेंट्रल थीम या क्रिटिकल नोट में इसमें से देते, तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो अपन ने जो क्वेश्चन ऐड किए हैं सारे, तो उनमें पांचों पोएम की जो समरी है उसको इन्वॉल्व किया है, आपने देखा होगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंट जेनिफर्स टाइगर। इसमें क्या बताया गया है, एक महिला कैसे शादीशुदा लाइफ से परेशान है, उसको बर्डन के रूप में ले रही है, क्योंकि उसके पास में कोई फ्रीडम नहीं है। तो देखो, उसके पास फ्रीडम नहीं है, तो एक प्रकार से इमेजिन करती हुई टाइगर को बना रही है, जिनके पास फ्रीडम है, जो किसी से डरते नहीं है, ऐसे टाइगर दिखा है इस पोएम में। ठीक है ना। तो इस पोएम में देखते हैं इसकी समरी क्या है, इस पोएम की। व्हाट इज समरी,
क्या समरी है इस पोइम की, इसके बारे में, या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपसे पूछ के इसके ऊपर क्रिटिकल नोट लिखो, इस पोइम के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको आंसर ये लिखना है। द पोम, ये जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, इज़ अबाउट अ वुमेन, एक औरत के बारे में, हु इज़ अनहैप्पी, जो बिल्कुल कुछ नहीं है, दुखी है, इन हर मैरिड लाइफ, अपनी शादीशुदा लाइफ में। देखो आप इसकी लैंग्वेज देखोगे क्वेश्चन आंसर की, आपने जैसे देखी होगी, तो बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज है, आप आराम से याद रख सकते हो, है ना। तो इजी लैंग्वेज के साथ में अगर आपको और भी इसी प्रकार से सारे नोट्स वगैरह चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपके लिए दिखाया गया है। देखो, एक महिला के बारे में जो अपनी मैरिड लाइफ में अनहैप्पी है, हर नेम इज़ आंट जेनिफर, उसका नेम क्या है, आंट जेनिफर है। सी फील्स प्रेशर्ड, वो बिल्कुल प्रेशर में है, तनाव में है, अभी कंट्रोल में है। एंड फियरफुल, वो डरी हुई भी है, बिकॉज ऑफ हर मैरिज, अपनी मैरिज की वजह से, उस मैरिज की बर्डन की वजह से। टू एक्सप्रेसेस हर फीलिंग, और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सी मैक्स एम्ब्रॉयडरी, वो क्या कर रही है, कसीदाकारी कर रही है ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स को बना रही है, स्क्रीन पे पर्दे पे बना रही है वो। द टाइगर्स सी क्रिएट्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो टाइगर वो बना रही हैं, द टाइगर सी क्रिएट्स, जो बनाती हैं, आर स्ट्रॉन्ग, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, ब्रेव हैं, फ्री हैं, वो किसी के अंडर में, कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं वो। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वो किसी से डरते भी नहीं हैं। दीज टाइगर शो, ये टाइगर क्या दिखा रहे हैं, दिखाते हैं, शो वॉट आंट जेनिफर रियली वॉन्ट्स इन अर लाइफ, कि टाइगर को जैसे दिखाया गया है ना, तो ये टाइगर अपन को दिखा रहा है कि एक्चुअल में आंट जेनिफर अपनी लाइफ में रियल में चाहती क्या है। वो भी इन टाइगर की तरह फ्री रहना चाहती है, बट अंकल उसके ऊपर अथॉरिटी बना रखा है, अथॉरिटेटिव बनाया हुआ है, तो इस चीज़ से वो फ्री नहीं हो पाती है। वो भी अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती हैं, करेज चाहती हैं, साहस चाहती हैं, एंड स्ट्रेंथ, पावर चाहती है अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार से क्या दिखाती है पोइम, देखो, द पोइम शोज द डिफरेंस बिटवीन वुमेन्स रियल लाइफ एंड हर ड्रीम्स। तो इस प्रकार से इस पोइम में क्या दिखाया गया है कि एक औरत की, उस औरत की रियल लाइफ क्या है और उसके सपने क्या है, वो कैसे टाइगर की जैसे बिल्कुल फ्री होना चाहती है लेकिन वो फ्री नहीं है, तो इस चीज़ को दिखाया गया है इसमें। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अत्याचार, इसका मतलब क्या होता है, अत्याचार। और एक ऑपरेशन आपने ये भी देखा होगा, स्पेलिंग, ये एक शल्य चिकित्सक से चिकित्सा से संबंधी है, चीराफाड़ी करने वाला ऑपरेशन, और इसका मतलब होता है अत्याचार करना। तो ये पोइम किसको दिखा रही है अपन को, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ वीमन, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उसको भी दिखाया गया है इस पोइम में, इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान समाज में जो कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उस चीज़ को भी दिखा रही है ये पोइम। तो इस प्रकार से एक आंट जेनिफर के माध्यम से इस वीमन के ऊपर, जो महिलाओं के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है अत्याचार, उसको दिखाया गया है इस पोइम में, ठीक है ना। तो महिला की कंडीशन दिखाई है, कैसे वो ड्रीम देखती है, क्या सपने देखती है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन अपना रोड साइड स्टैंड से हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, व्हाट डज पोइट्स लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होती है डिज़ायर, लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब क्या होती है, इच्छा, ठीक है। तो पोइट की क्या इच्छा है, रेफर टू इन द पोइम, जिस पोइम में पोइट की इच्छा दिखाई गई है। तो देखो पोइट क्या बोलता है कि काश मैं इनके दुख दर्द को एक झटके में दूर कर दूं, काश गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि इनके झूठे वादे ना करे, है ना, इनकी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए, है ना, किनकी, वो रोड साइड स्टैंड लगा के बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ को कैसा बनाना चाहिए, बेटर बनाना चाहिए। तो ये बात कौन सोचता है, पोइट, है ना। तो यहाँ से अपन से ये पूछा है कि इस पोइम में पोइट की क्या इच्छा है। देखो इसमें दो बातें हैं, एक तो रोड साइड स्टैंड वालों की क्या इच्छा है कि शहर वाले व्यक्ति रुके हमसे और कोई चीज़ें खरीदें, ये तो उनकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि पोइट की क्या इच्छा है इसमें, तो वो उनके लिए बेटर लाइफ देना चाहता है, उसकी कामना करता है वो, ठीक है ना। तो अपन से ये पूछा है इसमें कि उसकी पोइट की क्या इच्छा है। या अलग क्वेश्चन है एक इस अथवा में, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द पोअर विलेजर, उन गरीब व्यक्तियों के लिए कवि क्या चाहता है, तो वही चाहता है बेटर लाइफ के लिए। द पोइट वांट्स द पुअर विलेजर्स, वो गरीब व्यक्तियों से चाहता है, के लिए चाहता है, टू लिव अ बेटर लाइफ, कि वो कैसी लाइफ जिए, एक बेटर लाइफ जिए, एंड पीसफुल लाइफ, और बिल्कुल शांति वाली लाइफ जिए, है ना, ये परेशान नहीं होने चाहिए, है ना। ही विशेष, वो ये कामना करता है दैट देयर गेट रियल हेल्प, कि उनको वास्तविक हेल्प मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट फैक्ट फॉल्स प्रोमिसेज, ऐसे झूठे वादे नहीं मिलने चाहिए उनको, फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रिच पीपुल, इन अमीर व्यक्तियों से या सरकार से ऐसे झूठे वादे नहीं मिलने चाहिए, उनको रियल हेल्प मिलनी चाहिए। द पोइट वांट्स, कवि ये चाहता है, वांट्स देम,
कवि चाहता है उनके लिए टू बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, कि वो किससे फ्री फ्रॉम दूर होने चाहिए, ये गरीबी हैं इससे दूर होने चाहिए वो, है ना, गरीबी उनसे दूर होनी चाहिए, उदासी से मुक्त होनी चाहिए वो, है ना, जो वेट कर रहे हैं वो उस वेटिंग से भी क्या करना होना चाहिए, फ्री होने चाहिए वो। ही होप्स, वो ये भी होप करता है दैट समवन विल ट्रूली केयर फॉर देम, कि किसी न किसी व्यक्ति को उनके लिए परवाह करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, इम्प्रूव देयर कंडीशन, और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस प्रकार से पोइट गरीब व्यक्तियों के लिए क्या इच्छा रखता है उसको पूछा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस देखो 5 पोइम में से अपन ने ओनली टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इन 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। इसमें बहुत सारी बातें कवर होगी, लगभग पोइम में क्या बताया गया है समरी देखिए अपन ने, उसमें सारी बातें कवर हो रखी है, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है आपको। तो देखो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो पोइट्री सेक्शन है, जो आपके पोइट्री सेक्शन है, इस पोइट्री सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे ऐसे, इन दोनों में से एक करना रहेगा, लॉन्ग में आपको दोनों में से एक करना रहेगा। साथ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, ये तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और मिलेंगे, और दोनों करना कंपलसरी है ना, ये आपको 30-40 शब्दों में लिखने रहेंगे। ये यहाँ पे 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 नंबर ये, और 3 नंबर का ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा, 2 में से एक करना रहेगा, तो ये 7 क्वेश्चन ये हो गए 7। और उसके अलावा आपके पोइट्री सेक्शन से 2 स्टेंजा दिए गए होंगे, जैसे सपोज मान लो आपको 2 स्टेंजा दे दे यहाँ पे अथवा में करके, तो इनके आपको यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी रहेगी, और ये आता है 5 नंबर का। तो देखो यहाँ पे 7 और 5 कितने हैं, तो पोइट्री सेक्शन टोटल 12 नंबर की है, 5 नंबर का स्टेंजा आएगा, और 7 नंबर के से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। तो इस स्टेंजा को करने के लिए अपन को क्वेश्चन आंसर, अपन ने जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनके बारे में देखा अपन ने। अब इस स्टेंजा को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, देखो स्टेंजा में जो आंसर करेंगे अपन, उसके लिए अपन को ये 3 चीज़ें लिखनी रहेगी। एक तो रेफरेंस, 2 स्टेंजा आएंगे, उनमें से किसी भी स्टेंजा का आपको रेफरेंस लिखना रहेगा, दूसरा उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना रहेगा, तीसरा उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी रहेगी। ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो इन तीनों को कैसे बनाएंगे अपन, कोई भी स्टेंजा आएगा, देखो अपन ने पोइम पढ़ी है तो स्टेंजा को देख के उसको पहचान जाएंगे भाई उस पोइम से आया है। बाकी इन 3 पॉइंट को, ये सिंपल, बहुत सिंपल, 5 नंबर लाना वो सिंपल है आपके लिए। अगर ये 3 पॉइंट आपको बनाने आ रहे हैं तो किस स्टेंजा को अपन कैसे बनाएंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, एक बार मैं आपको कुछ एक फॉर्मेट बताता हूँ, उससे आप बना सकते हो। देखो जो रेफरेंस लिखोगे आप, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, तो उसमें अपन को कौन सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में अपन को क्या लिखना रहता है, देखो कि ये जो स्टेंजा है, कोई भी एक स्टेंजा दे रखा है आपको, ये जो स्टेंजा है, ये स्टेंजा कौन सी कविता से लिया गया है और इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ये 2 बातें लिखनी रहेगी अपन को, है ना भाई। स्टेंजा कौन सी पोएम से लिया गया है और इसके किसके द्वारा कंपोज किया गया है, वो लिखना है अपन को इसमें। जैसे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये बिग्स लाइन है, मैं आपको बताता हूँ, इस फॉर्मेट से आप बना सकते हो। देखो दीज लाइन हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, इस कविता से। उसके बाद में जो स्टेंजा जिस कविता से लिया गया है उसका नाम लिख दो यहाँ पे, कविता का नाम, फिर यहाँ पे आगे लिख दो कंपोज्ड बाय द पोइट, और ऐसे लिख के और उस पोइम का जो पोइट का नाम क्या है उस पोइट का नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस ऐसे बनाएंगे अपन। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना रहता है अपन को, देखो कॉन्टेक्स्ट में लिखना रहता है कि जो स्टेंजा का मूल भाव क्या है, एक्चुअली में इस स्टेंजा में पोइट बताना क्या चाह रहा है अपन को। तो इसका आंसर कैसे देंगे अपन, देखो इन दिस एबो स्टेंजा, इस ऊपर दिए गए स्टेंजा के, ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे स्टार्टिंग करेंगे अपन। द पोइट वांट्स टू, कवि चाहता है, टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना चाहता है, अबाउट, अबाउट के बाद में जो स्टेंजा को पढ़ के उस स्टेंजा का जो मूल भाव है, उस मूल भाव को आप 2-3 लाइनों में लिख दोगे, जिसमें अपना कॉन्टेक्स्ट रेडी हो जाएगा, है ना। तो रेफरेंस कंप्लीट और कॉन्टेक्स्ट भी कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे अपन, देखो इस व्याख्या में क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, इसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, थ्रू दीज एबो लाइन्स, इस ऊपर दी गई लाइन्स के माध्यम से, द पोइट ट्राई टू एक्सप्लेन, कवि एक्सप्लेन करना चाहता है अबाउट के बारे में। अब स्टेंजा में जो भी दे रखा है उसको आप व्याख्या करके लिख दोगे, है ना, यहाँ पे 4-5 लाइनों में उसकी व्याख्या करके लिख दोगे, तो जिसमें अपना ये 5 नंबर का मैटर है वो कवर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो स्टेंजा आएगा उस स्टेंजा के आंसर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक स्टेंजा दिखाता हूँ, देखो सपोज एक स्टेंजा है, इसके आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है, तीनों चीज़ें लिखनी है। तो देखो ये कौन सी पोइम से आया है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस
as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. तो देखो आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो ये बातें किस में आई थी? कीपिंग क्वाइट जो पोएम है पेब्लो नेरुदा द्वारा लिखी गई है उसमें आई थी कि पृथ्वी पर प्रत्येक चीज़ बिल्कुल आपको डेड दिखाई देगी, लेकिन बाद में देखोगे तो अलाई दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यूँ है कि कुछ समय रुकते हैं ना अपन, तो उसका मतलब यूँ नहीं है कि बिल्कुल अपन मर्द के समान है, उसका मतलब है कि अपन एनर्जी गैदर कर रहे हैं। तो ऐसा स्टेंजा आएगा आपके एग्जाम में, आपको 2 स्टेंजा देखने को मिलेंगे ऐसे, तो दोनों में से किसी का भी आप ऐसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बनाना है आप। तो देखो इसका, तो सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में क्या है देखो, दीज लाइन्स उसी फॉर्मेट से आंसर करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम, इस कविता से ली गई है लाइन है। कौन सी कविता से? कीपिंग क्वाइट। जो भी पोइम का नाम है, स्टेंजा जिस पोइम से लिया गया उस पोइम का नाम लिख देंगे यहाँ पे। कीपिंग क्वाइट से ली गई है। कंपोज बाय द पोइट पेब्लो नेरुदा, किसके द्वारा कंपोज की गई है? पेब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज की गई है, ठीक है ना। ये तो रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट देखो इसका, इन दिस स्टेंजा द पोइट एंड्स द पोइम, इस स्टेंजा में कवि पोइम को एंड करता है विद अ मैसेज ऑफ होप, आशा के एक मैसेज के साथ में और शांति के एक मैसेज के साथ में। ही यूजेज द इमेज ऑफ अर्थ, वो अर्थ का इमेज यूज करता है टू एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने के लिए दैट साइलेंस एंड स्टिलनेस डू नॉट मीन डेथ, कि आप कुछ समय के लिए साइलेंट होते हो, है ना, बिल्कुल खामोशी अपना लेते हो, तो इसका मतलब डेथ नहीं है और एम्प्टीनेस नहीं है ये। दे कैन ऑल्सो बी फुल ऑफ लाइफ एंड रिन्यूअल, तो बाद में ये चीज़ क्या हो सकती है? फुल ऑफ लाइफ से हो सकती है। तो ये अर्थ का एग्जाम्पल देता है अपन को। तो अपन ने मेन मूल भाव बताया कॉन्टेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखेंगे इसमें एक्चुअली में बताया क्या गया है इस स्टेंजा में। द पोइट सेज, कवि बोलता है दैट अर्थ कैन बी आवर टीचर, कि अर्थ है हमें एक लेसन बता सकती है, हमारे टीचर हो सकती हैं। समटाइम्स द अर्थ लुक्स साइलेंट एंड स्टिल लाइक ए विंटर, है ना, जैसे विंटर में बिल्कुल अर्थ है बिल्कुल साइलेंट स्टिल दिखाई देती है। व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड, जब प्रत्येक चीज़ बिल्कुल डेड जैसी दिखती है, मृत वस्तु की जैसे दिखती है। बट लेटर, लेकिन बाद में लाइफ रिटर्न्स, वापस लाइफ लौटती है। प्लांट्स ग्रो होते हैं उसी ज़मीन में, है ना। नेचर बिकेम एक्टिव, नेचर वापस एक्टिव हो जाती है। तो इन द सेम वे, इसी तरीके से द पोइट बिलीव्स, कभी ये विश्वास करता है दैट अ मोमेंट ऑफ साइलेंस इन ह्यूमन लाइफ, कि मानव के जीवन में भी साइलेंस का जो मोमेंट है कैन हेल्प अस, हमारी सहायता कर सकता है, अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, खुद को समझने में, एंड लिव बेटर, और अच्छे तरीके से जीने में। ही देन काउंट्स अप टू 12, वो 12 तक गिनता है और आस्क एवरीवन टू स्टे क्वाइट, है ना, बिल्कुल शांत रहने के लिए बोलता है। एंड देन सेज दैट ही विल गो, कि वो बोलता है कि लास्ट में वो जा रहा है, गो है यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखो एक स्टेंज आएगा तो उसका अपन को 3 चीज़ें लिखनी है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो इसका फॉर्मेट मैंने आपको बताया, साथ में एक एक्सप्लेन करके एक स्टेंजा भी देखा अपन ने। तो ये फॉर्मेट के रूप में आपको ये बातें याद रखनी है कि इन तीनों चीज़ों को कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने यही देखा है कि पोइट्री सेक्शन से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ में स्टेंजा रहेगा तो उसका आंसर कैसे करेंगे अपन, स्टेंजा के आंसर को कैसे करेंगे, जो कि सिंपल सा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से ये आज की क्लास में अपन ने जो आपके 80 में से 12 नंबर का जो मैटर है, जो 80 में से 12 नंबर की जो पोइट्री के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं, फ्लेमिंगो बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं स्टोरी सेक्शन से उनके बारे में, फिर विस्तास वाली किताब देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे इजी लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।